नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मुल्क सियासी जो जमातें होती हैं उनके लीडर्स होते हैं, उनकी तकारीर की अपनी एक नौइयत होती है, हैसियत होती है। फिर वही सियासी जमात के जब लीडर आपके पार्लियामेंट में जाते हैं और फिर कायदे ऐवान बनते हैं और वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर उनकी तकरीर का उनकी वज़ारत उज़्मा की शान शान होती है। और क्योंकि आप फिर किसी एक पार्टी के लीडर नहीं होते हैं या एक हलके के नुमाइंदे नहीं होते हैं। जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान एक आम पाकिस्तानी हो या ख़ास पाकिस्तानी हो, एक ऐसा पाकिस्तानी हो जो चप्पल की जिसकी दुकान हो, एक ऐसा पाकिस्तानी हो जो मजदूरी करता हो, एक ऐसा पाकिस्तानी हो जो चंदे और फितरे से अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, एक ऐसा पाकिस्तानी हो जो मज़ारों में चढ़ावे से अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, या एक ऐसा पाकिस्तानी हो जो फैक्ट्री ओनर हो, बिल्डर्स हो या कोई भी हो, वो तमाम पाकिस्तानियों के आप वज़ीर आज़म। तो यकीनन वज़ीर आज़म की तकरीर जो है वो वज़ीर आज़म के शान शान होती है और उस तकरीर की अहमियत भी होती है। आइए इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम में आगे जाऊं, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, उस तकरीर पे हर तरफ से उसके ऊपर तनकीद हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी उस तकरीर को सामने रख के अपने मेहमानों से बात करूँगा। आइए इस तकरीर को ज़रा सुनते हैं। मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। मुझे तो पता है ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं इसहाक डार को देखें। इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें। इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया इतना पैसा? और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। ये आपने तकरीर देखी, ये पार्लियामेंट में तकरीर थी, मुल्क के वज़ीर आज़म की तकरीर थी, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तकरीर थी। और इस तकरीर में उन्होंने जिस तरीके से बात की वो आपके सामने है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजूहात है कि एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत एक पावरफुल अपोजिशन हुकूमत से पार्लियामेंट में बार बार जीत जाती है, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे ये मुश्तरका कौंसल हो। अददी लिहाज से भी वो कम होते हैं लेकिन जीत जाते हैं। क्या वजूहात है कि वो जीत जाते हैं? कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत, एक मजबूत पार्लियामेंट, मजबूत अपोजिशन की जमात से जो कई दफ़ा हुकूमत और अपोजिशन में रह चुके हैं, ये भी हम पूछेंगे। और ये जो एपीसी होने जा रही है, क्या इस एपीसी में पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें सीरियस हैं? क्या हुकूमत को वाकई टफ टाइम देने जा रही हैं? क्योंकि 2 साल में उनकी कारकर्दगी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज, मैनेज और बहुत डिफेंसिव रही है। इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं आबिद शेर अली साहब, साबिक वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली, नायब सदर मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम पे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। हमारे साथ होंगे और यह मकबूल जान, सीनियर तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं सबसे पहले औरिया मकबूल जान साहब की तरफ आ जाता हूँ। और सर मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि जी मेरा ख्याल है वो तकरीर मैंने दिखाई है जो पार्लियामेंट में अभी इमरान खान साहब ने की थी, यकीनन उससे आप वाकिफ़ होंगे और ज्वाइन करने में थोड़ी देर हो गई। तो उस तकरीर में मेरा जो सवाल आपसे है सर कि क्या वज़ीर आज़म जो होता है सर पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, और जब वो इलेक्ट होके आ जाता है वो सियासी लीडर नहीं होता है, सिर्फ वो पूरे पाकिस्तान का कायदे अवान लीडर होता है।
तो क्या पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को ऐसी तकरीर करनी चाहिए जो उन्होंने हालिया मुश्तरका आपके इजलास में की है, और कुछ लोगों के नाम लेकर और उनकी पोजीशंस को जिस तरह मजाक उड़ाया गया है वो आपके सामने है। दूसरी तरफ मैं ये भी उन्होंने एक तरफ वो अपोजिशन के लोगों को चोर और डाकू कहते हैं जो अभी तक साबित भी नहीं हुआ 2 साल में, दूसरी तरफ उनसे मुफाहमत की भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर आप इस पे? देखिए, खान साहब के काफ़ी सारे मसाइल हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद खासे वाज़े हुए हैं। हज़रत अली का एक बहुत खूबसूरत कॉल है कि आपने फरमाया कि इक़्तिदार या ताकत जो है वो किसी शख्स को बदलती नहीं बल्कि उसके अंदर के इंसान को बाहर ले आती है। मसला यह है कि इमरान खान साहब का एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो आज तक अपनी 2-3 पुरानी जो कामयाबियां हैं उन कामयाबियों के जादू में चलते हैं। मतलब आप उनकी तकरीर सुन लें, आप एक ज़माने में जब उन्होंने ये की थी कि मैं यहाँ जो है टाइगर फोर्स बना रहा हूँ, और टाइगर फोर्स के ज़माने में उन्होंने गुफ्तगू की कि जब मैं यहाँ शौकत खानम बना रहा था तो पूरा पाकिस्तान मेरे साथ टाइगर फोर्स में चलता था और वो कमाल उन्होंने कर दिया था। उनको अंदाज़ा नहीं कि जिस वक्त वो शौकत खानम बना रहे थे तो उस वक्त नून लीग का वर्कर भी उनके साथ था, पीपल पार्टी का भी साथ था, मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नमाज पढ़ने वाला भी उनको पैसे देता था। एक नेक काम है, वो एक इज्तिमाई नेक काम के तौर पे निकले हुए थे, किसी को उस पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन आप जहाँ वो एक पार्टी के लीडर हैं, उस पार्टी के लीडर के साथ साथ वज़ीर आज़म भी हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई एक पार्टी को बीच में लाएंगे तो मसाइल होगा। बड़ा उनका मामला यही। इसी तरह वो अभी तक अपनी उसी एज के अंदर रुके। बस आप आलमी सतह के लीडरों से तकरीर कर रहे होंगे जब वो उस पर टीवी पे तो ट्रैक सूट में पहन लेंगे। भाई आप क्रिकेट के ग्राउंड में तो नहीं बैठे हुए कि आपके उसकी फिटनेस को लोग देखेंगे, आप एक पूरे और से ऐसे आदमी जो है वो बुनियादी तौर पर उसको कहते हैं माजी के अंदर फंसा हुआ शख्स। एडोलेसेंस के साथ ऐसी शख्सियत के अंदर होता यह है कि वो जब किसी से नफरत करता है तो उसको मोहब्बत में नहीं बदल सकता, और अगर वो मोहब्बत करता है तो उसको नफरत में नहीं बदल सकता, हाँ वो कुछ भी हो जाए। इन लोगों के फिक्स आइडियाज होते हैं। खान साहब का भी मामला यह है कि वो फिक्स आइडियाज के अंदर वो घूमते हैं। इसीलिए आप अंदाजा करें, अब मैं खुद देखें ना, पूरे पार्लियामेंट जो है उसके अंदर अगर वो बाबर अवान साहब को ना देते पढ़ने के लिए तो एक ऐसा इशू खड़ा ही ना होता। लेकिन जानबूझ के लोगों को तंग करने के लिए, टीज करने के लिए, मतलब आप उसको सोचे फरोग नसीम साहब नहीं पढ़ सकते थे, वो बिल पढ़ सकते थे, बड़ी आसानी से पढ़ सकते थे, अच्छे तरीके से पढ़ सकते थे, लॉ ग्रेजुएट भी बहुत अच्छे हैं, गुफ्तगू भी अच्छी है, अंग्रेजी का लहजा भी अच्छा है, लेकिन जो जानबूझ के कि नहीं तुम ऐसी तुम्हारी ऐसी की तैसी। और इसमें उन्होंने बाबर अवान साहब को यहाँ पढ़ा के सिर्फ बाकी पार्टियों को कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बताया कि तुम जितने मर्जी वोट लेके आ जाओ, मेरे सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा जो करूंगा। ये है असल में उनका अलमिया। और इसी अलमिया के अंदर उनकी जैसी तकरीरें आपने आज सुनी है ऐसी वो गुज़श्ता 2 साल से करते आ रहे हैं, उससे पहले 8 साल से करते आ रहे हैं, उससे पहले 20 साल से करते चले आ रहे हैं। अच्छा सर, इस पे थोड़ा सा कमेंट्स कर दीजिए कि एक तरफ वो अपोजिशन से मुफाहमत की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल डायरेक्ट चोर डाकू पर्सनल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक 2 साल में एक केस भी साबित नहीं हुआ है सर। हाँ वो बात तो है। देखिए वो तो एक और तरह की बहस है, केस साबित हुआ है नहीं हुआ, वो एक ऐसी बहस है, इस पे पूरा प्रोग्राम चाहिए। और वाकई चोर और डाकू उस वक्त तक नहीं कहना चाहिए जब तक आप किसी अदालती मामलात के अंदर एक मुकम्मल तौर पर वादे तौर पर ना आ जाए। जाहिर बात है एक आदमी जो कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट का रुकन बन सकता है, इलेक्ट होकर आ सकता है, इसको वोट ले, जब तक उसको एक चोर और डाकू अदालत साबित करके उसको नाहिल करार नहीं देती, और उस वक्त तक तो उसको पूरा हक हासिल है, उसको आईन का हक हासिल है, इंसानी हकूक के तहत हासिल है, उसकी पर्सनल डिग्निटी का हक है कि उसको चोर और डाकू ना कहा जाए कम से कम। लेकिन सर वो एक तो आम आदमी कहता है, एक वजीर आजम जो हुकूमत का सबसे अहम हिस्सा होता है, कानून का मामला होता है। जी मैं आगे चल के बात करूंगा। मैं आता हूं जनाब आबिद शेर अली साहब की तरफ। आबिद शेर अली साहब क्या कहेंगे सर, इसहाक डार साहब के हवाले से उन्होंने जो बात की है, पूरे हर तरफ इसके बारे में चर्चा है कि ये वज़ीर आज़म को शेवा नहीं है, और दूसरी बात है शहबाज शरीफ साहब गौल मंडी के हवाले से एक वज़ीर आज़म के शान अशान ये तकरीर नहीं थी। क्या कहेंगे सर? देखें डॉक्टर साहब, आपको पता है जिस तरह उनकी सिलेक्शन हुई है और जिस वो कंटेनर से उठकर आए हैं, अगर मैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि अगर उनको उनके बाप को चोर तो करामुल्ला न्याजी को
जो चोरी के इल्जाम में जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट में डिसमिस हुए सर्विस से, एक चोर की औलाद से जो जिनका बाप चोर था, तो उनसे ये ज़मान पाक की प्रॉपर्टी जो अपने आप को सिलेक्टेड वजीर आज़म कहता है, जो 2,10,000 रुपया टैक्स देता है सालाना, तो फिर सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि ये ज़मान पाक का घर, लंदन की प्रॉपर्टी और उसका शान शान अपना रहना, वो कैसे अफोर्ड करता है? कौन से वो ऐसे हाथ हैं जो उस यतीम और बेसहारा के घर को, जिसको बनीगाला का होमलेस जो ग्राउंड है उसकी, वो मैं अगर कहूँ कि उसको कौन रन करता है, तो वो फिर वो भी चीज उसी तरह आ जाती है। तो मैं फिर ये कहूंगा कि ये कंटेनर्स की स्पीचेज हैं, और जो उनके साथ बैठे हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे वालिद मजदूर थे, अगर तरक्की की है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर आप कहेंगे कि ये फलान ग्वाल मंडी से उठकर आ गया है, फलान से आ गया है, तो ये फिर कंटेनर पे खड़े हुए उस वक्त के इमरान खान और इस सिलेक्टेड वजीर आजम जो इस वक्त पार्लियामेंट में जो इलेक्शन चोरी करके आया, जो वोट चोरी करके आया, जो गरीब लोगों के वोट चोरी, पाकिस्तान के वोट चोरी करके आया, उसको पाकिस्तान की तंजली, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली, पाकिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़, खुशहाली का उसको कोई लेना देना नहीं है। बस उसका काम है कि ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना कैसे बनाना है, ऑपोजिशन पे इल्जाम कैसे लगाने हैं। अभी शाहिद खाकान अब्बासी के केस में आज सिंध हाई कोर्ट का फैसला, ख्वाजा साद रफीक साहब का फैसला, उससे पहले हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला, जो जज अरशद मलिक के जिसकी वीडियो रिलीज हुई, जो लीक हुई, तरह से सिलेक्टेड किस्म का इंसाफ कराया गया, उस जज को प्रेशराइज करके ऊपर एक एक जज की निगरानी में जिस तरह भी फैसला हुआ, वो आपके सामने है। तो आप मुझे बताएं कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम जो इसहाक डार साहब, जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बात ये है कि बजाय आप अपनी कारनामे गिनवाते, आप कहते कि हम आए 2 सालों में, पिछली हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये नहीं हुआ, हमने ये कर दिया। फिर तो डॉक्टर साहब समझ आती है कि आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप ऐसे सलाउद्दीन अयूबी की तरह असेंबली में खड़े हुए, आपका किरदार एक गद्दार का किरदार है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत के पीठ के अंदर छुरा घोंप रहा है। जिस तरह आप पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को बुलडोज कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और आप उसकी स्पीच सुने जी, मैं जमहूरी इक़्तिदार के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बातचीत, तो खास बातचीत करिए। जिस तरह बिलों को बुलडोज करके आप पार्लियामेंट, ये इस तरह की तौहीन अमेज, हद तक अमेज, आज तक मैंने ये रवैया नहीं देखा कि उस पार्लियामेंट के साथ रबर स्टैम्प पार्लियामेंट। ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में इस तरह की पार्लियामेंट नहीं थी, जो इमरान खान के दौर में ये पार्लियामेंट चल रही है। ये पार्लियामेंट है कि आप फैसले कहीं से और से होते हैं, आप लोगों को अगवा करवाते हैं। डॉक्टर साहब शुक्र करें, आपका प्रोग्राम ऑन एयर हो जाता है, सहाफियों को उठाया जा रहा है, सहाफियों को कहने के जी, आप कहते हैं जी कि मेरा मोबाइल घर पे रह गया था, कि मैं दोस्तों के साथ तफरीह मुकाम पे चला गया था, यार को खुदा का खौफ करो। आप चाहे कि सिलेक्टेड जो इलेक्टेड वजीर आजम है पाकिस्तान के, उनको आप गालियां दिलाएं, आप पैसे देकर इस्लामाबाद की सड़कों पे धरने कराएं, आप इलेक्टेड वज़ीर आज़म को गालियां पढ़ाएं, और बाद में आप बिल पास करा दें कि जी के सारे मुकद्दस गाय हैं, और सिर्फ ये 1% पॉलिटिशियन है जिनको जो मर्जी बुरा भला के गालियां दें, ये सब जायज है। तो जब डॉक्टर साहब अब पापा जॉन का जो पिज़्ज़ा सामने आया, उसकी बात ही गोलमोल होती। अगर ये खुदा ना खास्ता कोई सियासतदान होता या मैं होता या कोई ABC होता है, तो उसकी माँ बहन एक हो जानी थी टीवी पर, हर जगह पे उसकी माँ बहन एक हो जानी थी। मैं कि ना कोई टीवी पे तजिया निगार इस पे बात कर रहा है, यानी कि ये किस किस्म का निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल बनता जा रहा है पाकिस्तान में। क्या मजाक पाकिस्तान को बना दिया गया है कि आपकी मर्जी हो तो अगला बोले, आपकी मर्जी आपके मुताबिक बात ना हो तो आप उसकी जबान बंद कर दें। वो नैब का अदारा जो डाकू और दहशतगर्द अदारा पाकिस्तान का, उनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से वो मुस्लिम लीग नून के और अपोजिशन के लोगों को टारगेट करके उनको जेलों और सजाएं दे रहा है। जब डॉक्टर साहब आप इंसाफ की
देखिए फिर जुल्म की रात लंबी जरूर है डॉक्टर साहब, खत्म तो होती है, उजाला तो होता है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि फिर पाकिस्तान, अब कोई और हुकूमत आती है, फिर पकड़ो दकड़ो, मार चढ़ाई, फिर दुश्मनी, फिर ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। एक तरफ से आप पाकिस्तान को, एक आखिरी मेरा मैंने आपको बड़े अदब से बात की है कि आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर 2 साल में बताएं, पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने 2 साल में पाकिस्तान के साथ क्या है। पाकिस्तान के गरीब को जो बिजली का बिल था वो अब 1000 गुना ऊपर चला गया है। 10-10, 12-12 हजार एक पंखे चलाने वाले को बिल आता है। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से 120 रुपए पे चले गई। डॉलर 108 से आज 170 रुपए में चला गया। पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकल गया। ये बताते हैं कि आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के जी ये इमरान खान की हुकूमत आई, तब्दीली का साल था, चीनी की उस वक्त की कीमत 45 रुपए थी, आज इमरान खान के तौर में 100 रुपए की होगी है। ये करता 30 रुपए की कीमत, ये करता पेट्रोल की 60 की। तो फिर डॉक्टर साहब तनकीद हदफ बनाते नवाज शरीफ और इस्हाकडार को अच्छे लगते थे। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा हदफ, कौन सा निशाना, ये फैसला आप करें। ठीक है, मैं आता हूं जनाब हम्दुल्ला साहब की तरफ। हम्दुल्ला साहब, इससे पहले कि मैं वो उस पर जाऊं और आपसे भी बात करूं और ये सबसे भी बात करूं जो वोटिंग हुई है और जिस तरीके से अपोजिशन 34 अरकान गायब हो गए हैं, उस पर बात करूंगा मैं। पहले तो मैं इस तकरीर पे आता हूं। वजीर आजम ने जो तकरीर की है, हमने कंटेनर पे उनकी तकरीर सुनी है, बड़े सियासी और लोगों की तकरीर सुनी है। बड़ी पाकिस्तान में तो खैर उस रेड लाइन को या उस अखलाकियात से तो बहुत ऊपर चले जाते हैं, वो ऊपर से समझ गए होंगे आप क्या है। लेकिन ये तकरीर यकीनन वजीर आजम की नहीं थी और पार्लियामेंट में इस किस्म की तकरीर वजीर आजम के शायाना शान नहीं है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप तो रोज़ अव्वल से उनको वज़ीर आज़म कहते हैं। हम तो उसको वज़ीर आज़म ही तस्लीम नहीं करते, हम उनको मुंशी समझते हैं। उनकी हैसियत मुंशी से बढ़कर नहीं है। एक बात, ये वज़ीर आज़म का जो लफ्ज़ है, ये जो लक़ब है, ये जो एज़ाज़ है, हम इस किस्म के लोगों को नहीं देते हैं जिसको मुसल्लत करके बिठाया गया है 21 करोड़ आवाम पर। आप उनकी तकारीर, ट्रैक रिकॉर्ड उसका उठा के देखिए। ये आज भी तकरीर जब पार्लियामेंट में खड़े हो के कहते हैं बैसत वज़ीर आज़म PTI के, मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं है, PTI का वज़ीर आज़म है। आपके ख्याल में ये होगा कि ये आज भी कंटेनर पे खड़े हो के बात करते हैं। आज भी उनकी माइंडसेट वही है, उनकी ज़हनियत ये है। जब सऊदी अरब में 100 मंदूबीन या 1000 मंदूबीन बैठे हैं, दुनिया की ममालिक से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है या सेमिनार है, वहाँ भी वही बातें, यही तकरीर झाड़ देते हैं जो 126 दिन वो कंटेनर पे किया करते थे। जब मलेशिया में तकरीर करते हैं, जब चीन में करते हैं, जब अमेरिका में करते हैं, आप उनकी तमाम तकारीर की ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए। आपके ख्याल में ये होगा कि ये वही बंदा है जो कंटेनर पे खड़े होकर तकरीर करते थे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि सऊदी में, चाइना में, मलेशिया में, अमेरिका में बाकी सब कुछ है लेकिन कंटेनर नहीं है। अब बात ये है, उन्होंने जो तकरीर की, इसहाक डार का जिक्र किया, साइकिल की दुकान, नवाज शरीफ की ख़ानदान का जिक्र किया कि पैसा कहाँ से आया। भाई, उस वक्त आपको नवाज शरीफ क्यों याद नहीं था जब आप इनसे सदका, खैरात, ज़कात लेते थे, चंदा लेते थे? उस वक्त आपको क्यों याद नहीं था? आप किस साखदार के दफ्तर में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे इंतज़ार करते रहे, खैरात, ज़कात, सदका मानते थे। आप प्लाट लेने के लिए उनके पास गए थे। ये तो वही नवाज शरीफ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बंदा नहीं है, ये बंदा है। ये आप खुद देखिए, इन्होंने काबीना ने मंजूरी दी बैंक की तिजारत की। इनका एक विफाकी वजीर कहते हैं कि हमें इमरान खान ने सजेस्ट किया है कि हम चर्स और हेरोइन की फैक्ट्री लगाएंगे और फिर लोगों को मुलाजमतें देंगे। ये कहते हैं कि एक इंजेक्शन लगाओ, फिर आपको नर्सिस, हमारी बहनें, वो होरे नजर आने लगेगी। वो कहते हैं कि जापान और जर्मनी का सरहद एक दूसरे से मिलता है, बाउंड्री मिलता है। ये वहाँ अमेरिका में बैठ के कहते हैं कि अलकायदा और तालिबान को ISI ने ट्रेनिंग दी है।
आप खुद बताइए, ये मुल्क का दुश्मन है, मुल्क का दोस्त है, ये आवाम का दुश्मन है, मुल्क की सालिमियत के लिए काम करते हैं। उनकी माशी विजन ये है कि लेटरिन की सफाई से शुरू हो जाता है, फिर अंडे पर ख़त्म हो जाती है, फिर मुर्गा और मुर्गियाँ से, फिर कट्ठे भैंस 26 किलो, 10 किलो नहीं 26 किलो दूध। आपने कभी वज़ीर आज़म की इस किस्म की तकरीर आपने कभी सुना है? फिर खड़े होके कहते हैं कि एनआरओ नहीं जाना है, एनआरओ नहीं जाना है। भाई मुझे ये बताइए, आमिर कियानी को आपने एनआरओ नहीं दी? आपने जहांगीर तरीन को एनआरओ नहीं दी? तुमने खसरो बख्तियार को एनआरओ नहीं दी? तुमने आजम स्वाति को एनआरओ नहीं दी? तुमने जफर मिर्जा को एनआरओ नहीं दी? तुमने नदीम बाबर को एनआरओ नहीं दी? तुमने जुल्फी बुखारी को एनआरओ? कितने नाम मैं बता दूं जिसको आपने एनआरओ दी है? कितने नाम बता दूं? आतिफ रईस कौन है? आतिफ रईस कौन है जो पेशावर के मेट्रो की कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला? उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है। उसकी केस को खारिज करने के लिए वो वफाकी वजीर कौन है? हाई कोर्ट ने खारिज करने से इनकार किया। फिर एग्जीक्यूटिव की ताकत इस्तेमाल करके उनकी केस खत्म करने की कोशिश की गई। वो वफाकी वजीर कौन है? वो आतिफ रईस कौन है कि करप्शन के बावजूद वो पीटीआई की वजीर आजम के साथ दौरे में चीन भी जाते हैं? भाई बात यह है कि कोई करप्शन मरप्शन नहीं है। मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक के, आप ये बताइए, जिस वजीर आजम के एक पहलू में कनाडा के शहरी बैठे हों, दूसरे पहलू में बरतानिया के शहरी बैठे हों, और सामने ट्रिपल नेशनलिटी के हामिल एक खातून बैठी हो, कनाडा, सिंगापुर और पाकिस्तान की, आप तो कहते हैं कि हमारे साथ मुहिब वतन लोग होंगे। मुहिब वतन कैसे मुहिब वतन है? अजीब मुहिब वतन लोग हैं। दूसरे मुल्क की शहरियत तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन पाकिस्तान की खिदमत छोड़ दी। ठीक, क्यों पाकिस्तान की खिदमत छोड़ दी? आपको तो शहरियत छोड़ना चाहिए था। ये लोटों का टोला है मेरे भाई डॉक्टर साहब, ये सियासी खाना बदोशों का टोला है। ठीक, इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, लोटाक्रेसी है। ठीक है, ठीक है। इस मुल्क में आपने अभी देखा पार्लियामेंट में कैसी कानून साजी हुई। जी सर, मैं उस पे आऊंगा, मैं आऊंगा उस पे आऊंगा जी, मैं उस पे आऊंगा, मैं उस पे सवाल करूंगा आपसे भी। पूरे मुल्क को फेटअप के हवाले किया। जी, मैं अभी फेटअप के हवाले जी, मैं उस पे आऊंगा, मैं आवाम को फेटअप के हवाले जी, मैं अहमदुल्ला साहब उस पे आऊंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और ये मकबूल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, सेनेट का एक दौर, आपने तो बहुत कुछ देखा है सर, बहुत कुछ जानते हैं माशाल्लाह, उस्तादों के उस्ताद हैं आप। मैं जसारत कर रहा हूँ ये सवाल करने की कि सर सेनेट में आपने देखा किस तरीके से लोग के सामने कुछ वोट का क्या अंदाज था और पीछे क्या अंदाज था सर, सामने कुछ और पीछे कुछ और, क्या कहा जाता है। उसके बाद सर ये मुश्तरका आपका इजलास, जिसमें देखें सर अददी अक़लियत वाली एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत, एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत सर, जिनके दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन वो अददी अक़लियत भी रखती है, एक भारी भरकम अददी अक्सरियत रखने वाली जमातों को शिकस्त फाज देती है। और एक दफ़ा नहीं सर, इस 2 साल में 2-3 दफ़ा तो दे दिया उन्होंने। क्या सर, कैसे, क्यों, मसलन किस तरह ये शिकस्त हो रही है? एक तो सर ये 34 अरकान गायब हो गए, और दूसरा सर ये भी ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये इतनी भारी भरकम सियासी जमातें जो कई हुकूमतें देख चुकी हैं, कई अपोजिशन देख चुकी हैं, उसके बावजूद सर इतनी मायूसकुन अपोजिशन की कारकर्दगी जो हम देख रहे हैं सर। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अभी तक ना हुकूमत के मोड में आई है, ना अपोजिशन के मोड में आई है। आपने देखे, मेरी बात सुने, मतलब अब एपीसी हो रही है। आप मुझे दुनिया में कोई जमहूरी मुल्क बता दें जहां अपोजिशन एपीसी बनाती हो।
कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, हमेशा होती हैं दुनिया में, यूरोप में होती हैं, अमेरिका में होती हैं, इंडिया में होती हैं, इंग्लैंड, अमेरिका में तो खैर इतनी दावत है, इंग्लैंड में होती रही है, अमेरिका में तो बराह रास्त सदर मुंतखब होता है, लेकिन हर मुल्क में होती है। लेकिन एपीसी नहीं होती, हर पार्टी अपने नजरिए को लेकर लहदा चलती है और वो कहती है हम इलेक्शन करेंगे। एपीसी की जरूरत क्यों पेश आई? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप एक क्राउड को पुल करके सामने लाने में कामयाब नहीं हो सकती, और दूसरी बात यह है कि आपका रोल जो है पार्लियामेंट के अंदर इनइफेक्टिव हो गया। अब देखें ना, जो भी आप कह लें, 227 अरकान है आपके पास अक्सरियत है, आप बिल पे एतराज करने का आपको कोई हक हासिल नहीं, क्योंकि ये बिल आपकी अक्सरियत ने पास किया। आप एब्सेंट रहे हैं या कुछ हैं, या तो उठें और आज एक करारदाद पेश करें आइन की अमेंडमेंट की, कल से डिफेक्शन क्लॉज की ऐसी की तैसी। आप मुझे ये बताएं, किसी भी अपोजिशन के मेंबर को जो 34 गायब हुए हैं, ये एक दफा नवाज शरीफ के खिलाफ, जब एक दफा जरदारी के खिलाफ या एक दफा किसी और के खिलाफ वोट दिलवा के दिखाएं, अगले दिन उसका गर्दन उड़ा के रख देंगे ये अपनी गुफ्तगू से कि ये गद्दार पैदा हो गया, ये पैदा हो गया। लेकिन कौम के वोट के बारे में आप जो मर्जी करते जाएं, एक बिल के बारे में आप 34 के 34 गायब हो जाएं, और आपको आप फिर उसके बाद कहें कि जी हमें ना बोलने दिया गया। आपका बोलना तो वोट है, आपके लोग मौजूद होते, गवर्नमेंट को तो पसीने आ जाते। मसला सारा यह है कि आप बुनियादी तौर पर जहां आपका रोल है वहां आप कोई रोल अदा नहीं कर रहे ना। आपको देखें, फिर कहा जाता है कि जी हमारे ऊपर मसाइल बनाए हुए हैं। ये किस जगह अपोजिशन में मसाइल नहीं बनते भाई, किस दौर में नहीं बनते रहे, हर दौर में बनते रहे। मैं अब तारीख नहीं दोहराना चाहता पाकिस्तान की, जुल्फकार अली भुट्टो से लेके अब तक, और उसका मुशर्रफ की हुकूमत हो या सियासी हुकूमत हो, हर दौर में, और इवन सियासतदान खुद अपने सियासतदानों के ऊपर करते रहे। भुट्टो साहब जब आए थे तो आपको कभी गुलाम मुस्तफा खर से उसकी कहानियां सुन ले, क्या क्या उसके साथियों का मिसिंग पर्सन से लेके अब तक किया गया था। असल मसला यह है कि आप पार्लियामेंट में, अगर आपने, आज में एक प्रोग्राम में था, उन्होंने कहा ये हमारे ऊपर 180 दिन के लिए बिल आ गया, तो मैंने कहा जिसकी अक्सरियत थी मैं तो उससे गिला करूंगा, मुझे हुकूमत से इसमें कोई गिला नहीं। अक्सरियत अपोजिशन की थी उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर अक्सरियत अपोजिशन की थी। आपने वोट नहीं दिया, आपने इस कौम को यरगमाल बनाया, आपने इस कौम के ऊपर एक बदतरीन किस्म का कानून मुसल्लत किया। आप बोलने का कोई हक नहीं रखते इस मामले के अंदर। जी मैं आता हूं जनाब, बड़ी सही बात किया आबिद शेर अली साहब। पोजीशन आपके सामने है, वोट को इज्जत दो। जाहिर है कि ये सारे पार्लियामेंटेरियन हैं, आवाम ने इनको वहाँ तक पहुँचाया है, उनकी नुमाइंदगी करते हैं ये। लेकिन सर ये जो 34 अराकीन नहीं आए, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 11 अराकीन नहीं मौजूद हुए, 10 का फ़र्क था वोट के, तो सर ये बिल्कुल सही है कि हम तो सवाल पूछेंगे अक्सरियत से। आप भारी भरकम हैं, 3 दफ़ा हुकूमत में रहे हैं, अपोजिशन में रहे हैं, आपकी हिकमत अमली भी बहुत मजबूत होगी, फिर एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत से आप बार बार शिकस्त क्यों खा रहे हैं सर? देखें जनाब डॉक्टर साहब, ये हुकूमत तो है ही नहीं है। मैं और ये फूल जान मेरे बड़े काबिल एहतराम सीनियर साथी हैं, ये भी ज़ाहिर तब्दीली के लिए बड़ा अच्छे जज्बात, नेक जज्बात रखते थे, और उसके बाद अब इनको भी उससे ज़रूर उनका दिल उकताया है, ज़रूर उनके दिल को चोट पहुंची है। जो पाकिस्तान के मनाजिर ये देख रहे हैं, ये मुझे तो ईस्ट पाकिस्तान याद आ जाता है, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर इसी तरह लोगों के हकूक सल्ब किए गए, अपने मनपसंद के फैसले सादर किए गए। तो हमें अपना एक विंग जिसका नाम बांग्लादेश, जो आज मशरिक पाकिस्तान है, हमने उसको अपने आप से जुदा किया। अपने अपने घर को महफूज करने के लिए डॉक्टर साहब लॉ बना लिए जाते हैं, इस पार्लियामेंट का सहारा लिया जाता है। जैसे जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने फरमाया कि हमें हक नहीं है। आप बिल्कुल हक बजाना में, हर बात की तजिया करने में, कुछ गंदे अंडे होते हैं, और जो गंदे अंडे हैं तो जाहिर है वो हर दौर में पाए जाते हैं। लेकिन इसको आप तजिया निगार हैं, आप इसको इस पैराए में देखें। इमरान खान की हुकूमत का मसला नहीं है। इमरान नियाजी के साथ हमें ये क्या पिद्दी का शोरबा, ये मुकाबला करेगा नवाज शरीफ का।
ये मुकाबला करेगा हमारा, ये इसमें तो इतनी इसकी औकात और इसकी हैसियत नहीं है कि मुकाबला कर दे। जो चेहरे अपना नकाब ओढ़कर इमरान खान को आगे किए होते हैं, रात के अंधेरे में बहुत काम डलते हैं। अब मुझे बताएं कि जब नवाज शरीफ थे, जरदारी साहब से बेशक इख्तलाफात हों, हम भी उनकी ऑपोजिशन बड़ी खड़काल कर करते थे, लेकिन सहाफियों को नहीं उठाया जाता था, टीवी चैनल्स के ऊपर कदरें नहीं लगाई जाती, सियासी लीडरों के प्रोग्राम चलाने पे, नशर करने पे कोई पाबंदी नहीं लगती थी। जिस तरह पे धरना हुआ, काजी फाइज ईसा साहब का फैसला आया, उसको मद्देनजर रखे कि कौन से वो हाथ थे जिन्होंने वो धरना करवाया, और वो पूरे चैनल लाइव कवरेज देते थे इमरान खान को कि जितनी मर्जी हुक्मरानों को गालियां दे। ऐसा था कि नहीं था? क्या कोई उस वक्त चैनल बंद किए गए? क्या किसी साफी को किडनैप किया गया? क्या किसी साफी को उमर चीमा बनाया गया? क्या किसी साफी को जो मुख्तलिफ साफी थे उनको इबरत का निशान बनाया गया? नहीं बनाया गया। ये काम हमने नहीं किए। लेकिन आप मुझे बताएं कि रात के आप 10 बजे के बाद आप सर्कुलर इशू करते कि जी ज्वाइंट सिटिंग होगी, और सुबह ज्वाइंट सिटिंग होती, कई अरकान हमारे कुकर साहब है लाहौर से, उनको रसौली थी सर की, वो नहीं आ सके, और भी मामला होंगे, लेकिन आना चाहिए। मैं भरपूर तरीके से कहता हूँ आना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से इजलास को सम्मन किया गया, जो फिर 22 रोल रहा स्पीकर का, जब काउंटिंग बकौल जो अरकान पार्लियामेंट थे, कैमरे वहां पे मौजूद थे, काउंटिंग के अंदर जिस तरह आपने सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन सुना, जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे तो उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने अपनी चेयर के ऊपर बैठकर काउंट को, पोल को अनाउंस किया, फिर उसको चेंज किया गया सेनेट के अंदर ही कि कौन सी कैसी पोलिंग हुई, और यही काम जो काउंटिंग का हुआ, स्पीकर ने एक वाइस रोल प्ले किया। मैंने आपको कहा कि ये गैर जमहूरी, गैर इखलाकी रवैयात हैं कि अपनी स्किन को सेव करने के लिए आप पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट की सैंक्टिटी है, जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, उसको कंप्रोमाइज करें। मुझे आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ जहां पे ये इस तरह के बिल पास होते जा रहे। एक तो इलेक्शन रिग किया गया, एआरटी सिस्टम को ब्लॉक किया गया, हमारी 35 से 40 सीटों को कम किया गया, उसके बावजूद भी औरिया मकबूल जान साहब, हमने इस हुकूमत को फ्री हैंड दिया। तमाम पाकिस्तान के अदारे हमारी तरफ से वो बाबा डैम 100 मोटर ले लिया करते थे, वो अब किधर है? क्योंकि किसी ने पूछा 5 अरब रुपए जो डैम फंड में इकट्ठे हुए वो किधर गए? यही होता कोई सियासतदान। कभी आपने बीआरटी वो जो मोहल्लम जब्बा का मामला है नहीं उठाते, कोई बात नहीं उठाए, हमारी फिक्र ना करें। क्या आज वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है इमरान खान की फॉरेन फंडिंग का, 2 साल से तो उसका फैसला नहीं आ रहा। कौन है वो हाथ जो फैसलों को रोकते हैं? अगर नवाज शरीफ का फैसला हो तो 3 महीने में करार दिया जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की कर रहा था। मैं आज फिर आपसे ये सवाल करता हूं, और ये मकबूल जान साहब, आप तजिया नगार हैं, डॉक्टर साहब आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, बताएं कि 2 साल के अंदर इस नायल चोर डाकू करप्ट हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए कौन सी ऐसी बेहतरी का काम किया? ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं किया सिवाय ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाने के लिए। तनकीद नहीं, सियासी इंतकाम भी है सर, ये इल्जाम बहुत बड़ा है। सियासी इल्जाम, सियासी इंतकाम। जी सर, मैं आपको कहा सियासी इंतकाम है डॉक्टर साहब। ठीक, आखिरी बात, थोड़ी सी बात, एक तरफ वो सिलाई सीने वाली मशीन को, वो अलीमा बाजी को एनआरओ देकर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना डाल के उसकी ब्लैक मनी को वाइट कर दिया जाता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सबूत देता हूँ कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस तरह फंड रेजिंग की गई नमर यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के लिए, किस तरह दुबई में अपार्टमेंट लिए गए। मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये इमरान खान का तो मसला है ही नहीं है।
इन्होंने जिनको परवेज इलाही साहब को इनके साथ नसीब किया हुआ है, MPM को इनके साथ नसीब किया है, आप भी ठीक है सर। टाइम मुझे जरा अब्दुल्ला साहब की तरफ पे जाना है, सॉरी अब्दुल्ला साहब टाइम खत्म हो रहा है, अब्दुल्ला साहब की तरफ आ जाऊं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अब्दुल्ला साहब, मलिक आफरीन, तला महमूद, मौलाना अताउर रहमान साहब ये भी गायब हो गए सर। आप पर किसका प्रेशर है? आप ये लोग कैसे मैनेज हो गए सर? देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने मौलाना अताउर रहमान साहब की बात की, वो तो मुझे मालूम था, वो उस दिन चतराल में थे, वो चतराल के जलसे में थे, मौलाना साहब भी वहाँ थे, और मौलाना अताउर रहमान साहब को चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के अमीर थे, और आपको ये भी मालूम है कि ये मौजूदा हुकूमत जो कानून साजी कर रही है, किस तरीके से वो कर रही है। जैसे कि आबिद शराजी भाई ने जिक्र किया, वो भी पार्लियामेंट में नहीं है, मैं भी पार्लियामेंट में नहीं हूँ, लेकिन अंदर से जो पार्लियामेंट से हमने सूरत हाल और तफसीलात ली है, या हमने मीडिया पर पार्लियामेंटेरियन की बिलखुसूस शायद खाकान अब्बासी का हमने लिया, हमारे पार्टी से जो जिम्मेदार है उनसे हमने तफसीलात ली। अच्छा, स्पीकर ने क्या कमाल किया, एक दो चीज़ें, रज़ा रब्बानी साहब ने एक पॉइंट आउट किया बाबर आवान के बारे में कि रूल्स उनको इजाज़त नहीं देता कि वो मूव करे, बावजूद इसके उन्होंने मूव किया। भाई आपके पास वज़ीर कानून है तो वो किस मकसद के लिए बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी भी एडवाइज़र है, जितनी भी जो भी मुशीर है, ये गिनती में नहीं आ सकते, उन्होंने उनको भी गिनती में काउंट किया है। और तीसरी बात यह कि ये मुझे मालूम है कि 187 अराकीन हुकूमत की थी, 190 अराकीन अपोजिशन जमातों की थी। इन्होंने जो 190 थे, जो 187 थे, उनको 200 डिक्लेयर किया, और जो 190 थे उनको 190 पे वो कर दिया। अब आप खुद बताइए, जब आप काउंटिंग करेंगे और बार बार अपोजिशन पॉइंट आउट करेंगे कि भाई आप रिकाउंटिंग करें, आप गिनती दोबारा करें, ये गिनती गलत की है तुमने, लेकिन स्पीकर टच से मस नहीं होता। ये कैसे कस्टोडियन है? ये किस तरह? ये असम्बली तो बनी गाला की नहीं है, ये असम्बली तो PTI की नहीं है, ये तो मुल्क की असम्बली है, ये तो रियासत की शायर में से है। इस कदर तौहीन हो रही है इस असम्बली की, इनकी जवाबित, इनके रूल्स पाँव तले रोन दिया जाता है इस तरीके से। इसलिए मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने किया जैसे कि कलभूषण के बारे में उन्होंने ऑर्डिनेंस का इजरा किया, न गजट में उनका इंदराज था, न स्पीकर को पता था, न सीनेट चेयरमैन को पता था, न मेंबरान पार्लियामेंट को के इल्म में था, और सदर ने मंजूरी दी काबिने की मंजूरी के बगैर। ये किस किस्म की हुकूमत है? आप देखिए डॉक्टर साहब बात यह है, वो तकरीर करते हैं कि आज मुझे पता चला कि अपोजिशन तो वाकई मुल्क की मफाद और कौमी मफाद में काम नहीं करते हैं। आप कौमी और मुल्क की मफाद में काम करते हैं। मुशर्रफ ने तो अमेरिका को, नेटो को ड्रोन की इजाजत दी, आप और मुल्क को दहशतगर्दी की जंग में धकेल दिया। तुमने फेटफ के जरिए उनकी दबाव में आपने क्या लिखा है? आपने बिल के आखिर में क्या लिखा? मैं वो अल्फाज आपको सुना देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो कानून साजी हम कर रहे हैं ये फेटअप की वजह से, उनकी वजह से हम कर रहे हैं। इसका माना यह है कि इस मुल्क में असल अथॉरिटी पार्लियामेंट नहीं है, असल अथॉरिटी फेटअप है। आप उनकी दबाव में कानून साजी करते हैं। तुमने तो पूरे मुल्क की रेप किया है, पूरे मुल्क की। आपने पूरी पार्लियामेंट की रेप की है, आपने आईन की रेप की है, तुमने आजादी इजहार राय पे कटघरे लगाई है। लिहाजा आपको हुक्मरानी करने का हक नहीं है। तुमने जिस तरह बजट बनाया IMF के इशारों पर, उनके हिदायत पर, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान का बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। ठीक है। आज पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में फेटअप के तो सर घर भेज देना, घर भेज दे। इतने ताकतवर लोग हैं, अददी अक्सरियत है, घर भी तो भेजते नहीं है। आप लोग घर भी तो नहीं भेजते सर। इतने ताकतवर लोग हैं, अददी अक्सरियत है, ये आप घर क्यों नहीं भेज देते हैं? मैं एक जुमला मैं कहूँ, वो खुद कहते हैं, PTI के वजीर आजम कहते हैं कि हथौड़ा भी मेरे साथ है, डंडा भी मेरे साथ है, कलम भी मेरे साथ है, और अंपायर की अंगुली तो पहले से ही थी।
तो सर आप फिर रहने दें, फिर 5 साल हुकूमत ये पूरे करेंगे, फिर मजीद 5 साल करेंगे। नहीं, हम लड़ेंगे, हमारी जमहूरी जद्दोजहद। आप लड़ेंगे, आपके साथ 2 बड़ी सियासी जमातें खड़ी नहीं होती बाहर भी लड़ेंगे, 2 बड़ी सियासी जमातें आपके साथ खड़ी नहीं होंगी, आप कैसे लड़ेंगे अकेले? देखिए वो बड़ी सियासी जमातों को फैसला करना होगा डॉक्टर साहब। यस, उनको इमरान खान दो चीजें, या तो इमरान खान को बचाना होगा या पाकिस्तान को बचाना होगा। या पाकिस्तान को। वक्त खत्म हो जाता है डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।